हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे संसद के बारे में, है ना। संसद में के अंतर्गत जो है पार्ट वन पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। टॉपिक बड़ा था इसीलिए दो पार्ट में बांटा था, है ना। तो पार्ट टू के अंतर्गत पहले संसद में विधायी प्रक्रिया, है ना। संसद में विधायी प्रक्रिया अगर देखें साधारण विधेयक के संदर्भ में, तो प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन, है ना, इन तीन में डिवीजन किया गया है। प्रथम पाठन के अंतर्गत क्या होता है, तो विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है और विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन होता है। द्वितीय पाठन के अंतर्गत क्या होता है, तो बहस होता है विधेयक के ऊपर, समिति में जाती है और विचार विमर्श होता है ना। तृतीय पाठन के अंतर्गत केवल वोटिंग होता है, या तो विधेयक स्वीकार है या अस्वीकार है। उसके पश्चात एक सदन से विधेयक जो है दूसरे सदन में जाता है, वहां पे, है ना, दूसरा सदन जो है या तो पारित कर सकता है ना, या फिर संशोधित करेगा, है ना, संशोधित करेगा, और जो पहला सदन है वो एग्री करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा सदन जो है वो अस्वीकार कर देगा या फिर लंबित कर देगा उसको 6 माह के लिए। ये दोनों अवस्था में, है ना, अगर अस्वीकार कर देता है और 6 माह के लिए लंबित कर देता है तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना। अगर यहाँ से विधेयक दूसरे सदन से भी स्वीकृत हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे सकते हैं साधारण विधेयक के केस में, या फिर रोक सकते हैं उसको, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर पुनः सदन ने पास करके भेज दिया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्य है उसको अनुमति देने के लिए। धन विधेयक के संदर्भ में, है ना। अब आते हैं धन विधेयक। धन विधेयक में सबसे पहली बात कौन कौन से मामले आते हैं, तो करारोपण का मामला, कर जो उत्साधन है उसका मामला, उधार, संचित निधि से विनियोग, संचित निधि से धन निकालने वाला। धन विधेयक के संदर्भ में और क्या बातें हैं, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक, ये सरकारी विधेयक है, अर्थात केवल मंत्री पेश करेगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, तभी धन विधेयक पेश किया जाएगा। और धन विधेयक के संदर्भ में अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम है, वही प्रमाणन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा को सीमित शक्ति है, वो या तो सिफारिश कर सकता है या फिर 14 दिन तक देरी कर सकता है। दोनों ही अवस्था में जो लोकसभा कहेगा वही मान्य होता है। राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक जाएगा तो या तो वो रोक सकते हैं या फिर सहमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया गया है धन विधेयक, है ना। अब आते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक दो कैटेगरी में है, एक है वन, एक है टू, है ना। तो जो वित्त विधेयक वन है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश किया जाएगा। बाकी अन्य मामलों में, है ना, अन्य मामलों में जो है वो वित्त विधेयक वन के साथ साधारण विधेयक जैसा ही व्यवहार किया जाता है। फिर आता है वित्त विधेयक टू, ये भी राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पारित किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। बाकी अन्य मामलों में साधारण विधेयक के समान ही है। अब मैं पूछता हूँ, क्या वित्त विधेयक वन एंड टू के केस में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आप मुझे बताइएगा, है ना। अब आते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब किस अवस्था में होगी, तो जब विधेयक दूसरे सदन में अस्वीकृत कर दिया जाए, संशोधन पर असहमति हो, या फिर 6 माह तक विधेयक लंबित हो, है ना। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति आहूत करता है संयुक्त बैठक। अध्यक्षता कौन करेंगे, तो स्पीकर करेगा। स्पीकर भी अगर उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो उपसभापति करेंगे। सभापति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलता है। अगर उपसभापति भी नहीं है तो फिर चुनाव कराया जाएगा वहां पे उपस्थित सदस्यों में, और फिर वही अध्यक्षता करेंगे। कोरम क्या होगा, कोरम 10% जो सभापति है उसको मिला करके। कार्यवाही जो है संयुक्त बैठक की वो लोकसभा के नियमानुसार चलेगी। जो विधेयक पारित होगा संयुक्त बैठक में वो साधारण बहुमत से होना चाहिए। इसी कारण से लोकसभा को वरीयता मिलती है क्योंकि सदस्य उसके ज्यादा हैं। 1950 से अभी तक 3 विधेयक पारित हुए हैं, दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंक सेवा विधेयक और आतंकवाद निवारण विधेयक। अब हम देखते हैं गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक में क्या अंतर है। सरकारी विधेयक जो है केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य सदस्य पेश करते हैं, है ना। सरकारी विधेयक जो है उसको प्रस्तुत करने से पहले 7 दिनों का नोटिस देना चाहिए सदन में, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है उसको 1 महीने का नोटिस देना चाहिए, है ना। फिर जो सरकारी विधेयक है उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो विधि विभाग की है, जबकि गैर सरकारी जो विधेयक है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी जो है स्वयं सदस्य की है। सरकारी विधेयक जो है वो एक तरीके से मंतव्य दिखाता है सरकार का, जबकि गैर सरकारी जो विधेयक है वो विपक्षी दलों का मंतव्य दिखाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है। अब आते हैं संसद में बजट, क्या क्या प्रावधान है। देखिए आर्टिकल 112 जो है वो कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट वर्ड का उपयोग नहीं हुआ है, तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 1921 में एकवर्ष जो समिति है उसने रेलवे बजट और आम बजट
दोनों को पृथक कर दिया था। 2017 में पुनः रेलवे बजट और आम बजट का विलय हो गया। उपबंध क्या क्या है? तो बजट जो है वो राष्ट्रपति सदन में रखवाएगा। तो किसकी जिम्मेदारी है बजट को सदन में रखवाने की? राष्ट्रपति की है। अनुदान मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही सदन में लाया जाएगा। फिर संचित निधि है ना, संचित निधि से जब भी धन निकालना हो उसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाएगा। मतलब कोई एक्ट के द्वारा ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। और राष्ट्रपति की संस्तुति से ही कर निर्धारण संबंधी विधेयक लाया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति बहुत जरूरी है कर निर्धारण के संदर्भ में। फिर विधि से ही संचित निधि से धन निकाला जाएगा, वो देख चुके हम। राज्यसभा को अनुदान मांग पे मतदान की शक्ति नहीं है, ये लोकसभा की शक्ति है। अनुदान मांग पे जो मतदान की शक्ति है वो राज्यसभा को नहीं है। बजट व्यय जब प्रस्तुत किया जाएगा उसको दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा संचित निधि से किया गया व्यय। संचित निधि पे भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले बजट प्रस्तुतिकरण होता है। बजट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? तो एक तो बजट भाषण आएगा जो लोकसभा में होगा। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, पूरे उस साल का लेखा जोखा। फिर अनुदान मांग मांगी जाएगी। उसके बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। फिर वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और FRBM एक्ट के पश्चात मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जाता है और राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट से 2 दिन पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बजट प्रस्तुतिकरण के बाद आम बहस होता है बजट के ऊपर। फिर विभागीय समितियां द्वारा जांच की जाती है। ये प्रावधान कब से आया? तो 1993 से। फिर अनुदान मांग के ऊपर मतदान की जाती है और अनुदान मांग पर जो मतदान होता है उस पर बहुत सारे कटौती प्रस्ताव आते हैं। जैसे एक है नीति कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या किया जाता है कि किसी प्रस्ताव पे जो जितना धन मांगा गया है उसको 1 रुपए में तब्दील कर दिया जाता है। बेसिकली नीति के प्रति असहमति दर्शाई जाती है। फिर आता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो तय किया जाता है और उसके कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें 100 रुपए कट किया जाता है ताकि दिखाया जाता है कि आपका जो बजट है वो बहुत बड़ा दर्शाया गया है। फिर आता है विनियोग विधेयक, बजट का अगला चरण। विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक में रकम परिवर्तन, उसके मूल्य में रकम परिवर्तन और संचित निधि पर भारित व्यय में परिवर्तन संबंधी कोई भी संशोधन पारित नहीं होगा, कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। फिर लेखानुदान की बारी आती है ना। लेखानुदान जो है विनियोग विधेयक पारित करने से पूर्व लाया जाता है और आम बहस के पश्चात लाया जाता है। विनियोग विधेयक वित्त विधेयक जो है सबसे लास्ट में पारित होता है और फिर बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कुछ अनुदान और हैं जैसे अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, है ना, अधिक अनुदान। कुछ जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बता रहा हूँ। अधिक अनुदान कब होता है? तो निर्धारित रकम से ज्यादा जब व्यय हो जाता है किसी स्कीम में तब फिर ये लाया जाता है। इसके लिए जो लोक लेखा समिति है PAC उसकी अनुमति अनिवार्य है। एक और है प्रत्यानुदान। ये इसमें कब लाया जाता है? ये तो जब आकस्मिक आवश्यकता के लिए कोई व्यय, आकस्मिक आवश्यकता के कारण कोई व्यय अगर होने वाला हो तब फिर प्रत्यानुदान लाया जाता है। इसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। तो आपसे जब सवाल आएगा तो मेनली 2 पे आएगा, एक तो कौन से अनुदान में PAC से अनुमति अनिवार्य है लोक लेखा समिति से, वो दूसरा प्रत्यानुदान किसको ब्लैंक चेक कहा जाता है। तो यही सवाल आ सकता है। फिर आता है निधियां। देखिए 3 निधि है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि। संचित निधि जो है उसका प्रावधान संविधान में है, लोक लेखा का भी संविधान में प्रावधान है। आकस्मिकता जो निधि है उसके बारे में संविधान में विशेष प्रावधान नहीं है। संसद को कहा गया था कि एक्ट बनाएगी और संसद ने 1950 में एक्ट बनाया और फिर उसमें विवरण किया। संचित निधि कैसे क्रिएट होता है? तो जितने राजस्व आएंगे, जितने ऋण आएंगे, है ना, उससे संचित निधि बनता है। जो टैक्स वगैरह है वो इसी में जाता है। लोक लेखा कैसे बनता है? तो जो प्रोविडेंट फंड है, जो बचत है बैंकों के, उन सब से लोक लेखा बनता है। मतलब जो संचित निधि में नहीं आ पाया वो लोक लेखा में आएगा। आकस्मिकता निधि में पैसे कहाँ से जाएगी? तो संसद एक अमाउंट निकाल लेती है संचित निधि से, है ना, कि ये आकस्मिकता निधि के लिए तय किया जाता है और फिर संचित निधि से आकस्मिकता निधि में पैसे जाती है ना। संचित निधि से पैसे निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो संसद के एक्ट के द्वारा ही, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। वही विनियोग विधेयक, है ना, उसी से पैसे निकल सकते हैं। लोक लेखा में कैसे निकलेगा? तो कार्यपालिका के अधीन है, वहां से पैसे मैनेज होते हैं। आकस्मिकता निधि जो है वो वित्त सचिव के कंट्रोल में रहता है ना, और किसके बिहाफ पे काम करता है वित्त सचिव? तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। फिर आता है छाछ का सिद्धांत। छाछ का सिद्धांत क्या है कि मंजूर धन, जब संसद ने मंजूर कर दिया धन, अगर
1 वर्ष के भीतर उस धन का खर्च नहीं होगा तो फिर संचित निधि में चला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संचित निधि से भिन्न कोई एक और निधि जो है पैरेलली खड़ा नहीं किया जाए। गिलोटिन क्या होता है? तो बिना और चर्चा के मतदान, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास, है ना, कब कब प्रस्तुत किया जा सकता है, कब कब दर्शाया जा सकता है? तो पहला, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना करके, है ना, तब फिर दिखा सकते हैं अविश्वास है। धन विधेयक अस्वीकार करके। तीसरा, निंदा प्रस्ताव पारित करके। चौथा, कटौती प्रस्ताव, जो भी पढ़ रहे थे हम, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, है ना। तो इन सब चीजों से सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया जा सकता है। लेकिन सरकार का रेजिग्नेशन बाध्य तरीके से तभी है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो प्रॉपर, है ना। अब आते हैं राज्यसभा की स्थिति। 3 स्थिति है जहां पे राज्यसभा लोकसभा के बराबर है, जैसे कि साधारण विधेयक के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में और महाभियोग के मामले में, है ना। दूसरा कंडीशन है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा बराबर नहीं है, मतलब जहां पे लोकसभा वरीयता रखती है, जैसे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है जहां पे राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि आर्टिकल 249 राज्य सूची पर विधि बनाने के संदर्भ में राज्यसभा जो है 2/3 से प्रस्ताव पारित करेगी और संसद जो है सक्षम हो जाती है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवा के सृजन में। तीसरा है उपराष्ट्रपति हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम राज्यसभा में ही आएगा। अब आते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जो है किसे किसे मिलता है? तो दोनों सदन को मिलता है, दोनों सदन के सदस्यों को मिलता है, समितियों को मिलता है, संसदीय समितियों को, महान्यायवादी को मिलता है, जबकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है तब भी, है ना, और केंद्रीय मंत्री को मिलता है। स्रोत क्या है संसदीय विशेषाधिकार का? तो संवैधानिक उपबंध आर्टिकल 105, संसदीय विधि, दोनों सदन के नियम और संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या, ये जो है स्रोत हैं। 2 प्रकार के विशेषाधिकार हैं, एक है सामूहिक और दूसरा है व्यक्तिगत। सामूहिक विशेषाधिकार में क्या क्या है? तो संसद अपनी कार्यवाही प्रकाशित न करने का अधिकार रखती है, संसद गुप्त बैठकें कर सकती है, सब कार्य के संचालन नियम निर्माण कर सकती है, सदन अवमानना के लिए और विशेषाधिकार हनन के लिए दंड दे सकती है, सदन जांच बैठा सकती है, सदन जो अपनी कार्यवाही जो है, सदन की कार्यवाही वो न्यायालय क्षेत्र से बाहर है। तो ये संसद के सामूहिक विशेषाधिकार हुए। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या क्या है? तो नागरिक मुकदमे के केस में, है ना, नागरिक मुकदमे मतलब सिविल मामले में जब सदन की कार्यवाही चल रही होगी उसके 40 दिन पूर्व तक और 40 दिन पश्चात, सदन की कार्यवाही से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक किसी सांसद सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। हालांकि ये प्रावधान आपराधिक और प्रिवेंटिव डिटेंशन मामले में लागू नहीं होता है। फिर जो सांसद सदस्य हैं वो सदन में या फिर समिति में भाषण हेतु जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा जब संसद का सत्र चल रहा होगा उसके दौरान न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है, मतलब न्यायालय में अपनी सेवा में या गवाही देने के लिए मुक्त है, उस समय पे वो जवाबदेह नहीं है। अब आते हैं संसद की संप्रभुता। एवी डाइसी के अनुसार संसद की संप्रभुता कब होगी? जब संसद के जो कानून है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। संसद जो है संवैधानिक संशोधन उसी तरीके से कर सकती है जैसा कि सामान्य विधि करे। तीसरा, संसद किसी भी विधि में संशोधन कर सकती है। हालांकि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। भारत में संसदीय संप्रभुता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में लिखित संविधान है, भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में न्यायिक समीक्षा है, भारत में मूल अधिकार है, भारत में लिखित संविधान है ना। तो ये सारे जो प्रावधान है वो भारत में संसदीय संप्रभुता को रोकते हैं। तो होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।